सबसे पहले जब भी कोई पेशेंट आता है तो हम क्या करते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में पेशेंट क्या बताएगा आते ही? फीवर की हिस्ट्री देगा। ठीक है, तो फीवर की हिस्ट्री में हम कैसे उसको इवेल्युएट करें फर्दर? पैटर्न चेक करेंगे। और क्या क्या चेक करेंगे? एसोसिएटेड सिम्टम फीवर के, और फीवर का टाइम ऑफ ऑनसेट, कैसे ऑनसेट हुआ, उसका ड्यूरेशन कैसा है, कितना ड्यूरेशन हो गया। इससे कोई फ़र्क पड़ेगा फीवर की इतनी सवालात पूछने से? कंटिन्यूस है नहीं है, मॉर्निंग राइज है, इवनिंग राइज है, स्टेप लैडर पैटर्न है, ये सारा हमसे डिस्कस करेंगे, पूछेंगे, ताकि हमको डिफरेंशियल डायग्नोस करने में ईजी हो। ठीक है, और उसके साथ साथ हम और क्या पूछेंगे? एसोसिएटेड फैक्टर के, कोई वॉमिटिंग तो नहीं है, कोई डायरिया तो नहीं है, रैश तो नहीं डेवलप हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ उसकी डेमोग्राफिक्स की वैल्यू हैं। ट्रैवलिंग हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेमोग्राफिक्स से क्या मुराद है? प्रेवलेंसी कहाँ से आ रही है कि हमारे पास जो भी पेशेंट आ रहे हैं वो इस इलाके के आ रहे हैं। ठीक है, ट्रैवल की हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ट्रांसमिशन हो रही है। जैसे कि आजकल कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, कोई पेशेंट आ रहा है कराची से होके आया तो हम पहला जहन में ये आएगा कि मे भी कोरोना ना हो गया हो। तो ट्रैवल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसे एरिया से आ रहा है जहाँ पे डेंगू बहुत ज़्यादा है तो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर हैं? हाई रिस्क फैक्टर्स। हाई रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं? कोई जिनको डेंगू होने के ज़्यादा चांस हैं? जो एक्सपोज्ड एरिया में काम कर रहे हैं, शॉर्ट्स कपड़े पहनते हैं, नीचे धोती पहनते हैं, ऊपर बनियान पहन ली, ठीक है, बाहर फील्ड में काम कर रहे हैं, तो जो एक्सपोज एरिया में काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा चांस है ऑब्वियसली, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, तो उनको डेंगू का भी ज़्यादा चांस है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। अब वो हाई रिस्क कौन कौन से हैं जो कि जिन पेशेंट में हमें ज़्यादा उनको एम्फेसाइज करना है, उनको हमें ज़्यादा फोकस करना है इन पेशेंट्स को कि वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? बच्चे हैं, बूढ़े हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, कोई भी कोमॉर्बिड के साथ आ रहा है, डायबिटीज़ पेशेंट है, कार्डिक पेशेंट है, लिवर सिरोसिस का पेशेंट है, या फिर कोई कैंसर का पेशेंट है, कीमोथेरेपी है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उसको डेंगू होने के ज़्यादा चांस होने के साथ साथ कॉम्प्लिकेशन के चांस बढ़ जाएंगे। इसकी वजह से इन तमाम लोगों को हाई रिस्क ग्रुप में रखा गया है कि जैसे ही अगर ये ग्रुप के लोग हमारे पास आएँ तो हमें ज़्यादा आंखें खोल लेनी है और अलर्ट हो जाना। नेक्स्ट। अच्छा, जो डेंगू का जो हमारा जो क्लिनिकल पिक्चर है उसको हमने उस पर 3 फेजेज़ में डिवाइड कर दिया। एक फेब्राइल फेज़, एक क्रिटिकल फेज़ और एक रिकवरी फेज़। फेब्राइल फेज़ वो होगा जब पेशेंट जो है वो फीवर के दौरान आएगा हमारे पास, वो तमाम पीरियड जो भी उसका होगा वो फेब्राइल फेज़ होगा। अब फेब्राइल फेज़ के बाद या तो वो क्रिटिकल फेज़ में जाएगा अगर आपने ट्रीट नहीं किया, या अगर सीवियर डेंगू है, या फिर अगर वो हाई रिस्क ग्रुप में से है तो वो क्रिटिकल फेज़ की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर बहुत अच्छी मैनेजमेंट हो गई और पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हुई तो वो डायरेक्ट रिकवरी फेज़ में भी जा सकता है। ठीक है, तो क्रिटिकल फेज़ में क्या होता है? क्रिटिकल फेज़ में पेशेंट को फिर वो डेंगू फीवर से डेंगू हेमरेजिक से डेंगू शॉक सिंड्रोम, फिर वो और अगर प्रॉब्लम हुई तो वो ईडीएस में भी जा सकता है, और प्रॉब्लम हुई नहीं हुआ तो उसकी मॉर्टेलिटी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं जिसकी वजह से इन फेजेज़ में जो हमें देखना है उसकी पेशेंट की जान जा सकती है? तो सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन है। जो फेब्राइल फेज़ है, जैसे फीवर होता है तो फीवर के साथ साथ डिहाइड्रेशन होगी, और डिहाइड्रेशन दूसरी वजह क्या है जो हमने पढ़ी? प्लाज्मा लीकेज, वॉमिटिंग। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया, वॉमिटिंग की वजह से। फेब्राइल फिट्स, बहुत से आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही बुखार बढ़ गया 103 105 तक आ गया तो फिट्स की कंडीशन हो जाती है। अच्छा, कभी ऐसा नोट किया हो आपने, आप लोग ओपीडी कर रहे हैं, अपने ओपीडी चैम्बर में बैठे हुए हैं, बाहर पेशेंट ऐसे ही पटियाले से लड़ना शुरू हो गया, ऐसे ही होता है कभी? फजूल में लड़ रहे हैं, मेरे को पहले भेजो, सुबह से बैठा हुआ हूँ, ये है, रोज़ होता है, डेली होता है। कुछ केसेस में तो एटीट्यूड का प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसमें मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हैं वो फीवर की वजह से इरिटेबल हैं, वो फजूल में नहीं लड़ रहे, उनको अपनी न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन आ रही हैं। तो हमें देखना है कि ऐसे पेशेंट जो बाहर खड़े होकर लड़ रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं,
कि कहीं उनमें सीनियस की मैनिफेस्टेशन तो नहीं आ रही। अच्छा, क्रिटिकल फेज़ में क्या होगा, एक तो वो आपने शॉक हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी, ऑर्गन की डैमेज शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जो आपका रिकवरी फेज़ है, रिकवरी फेज़ में ओवर ट्रीटमेंट की वजह से आपको ओवरलोड हो सकता है, जैसे कि हमने आईवी फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा दे दिए, पानी बहुत ज़्यादा पिला दिया, जूसेस बहुत ज़्यादा पिला दिए, फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, वर्सनिंग हो सकती है इफ्यूजन्स की, और एक्यूट पल्मोनरी एडिमा में भी पेशेंट जा सकता है। अच्छा, पेशेंट जब आपके सामने आता है, आपने हिस्ट्री ले ली, अब आपने उसको एग्जामिनेशन कैसे करना है। एग्जामिनेशन के ये जो 4 या 5 रूल हैं, ये अगर आपने अपनी टिप्स पे कर लिए तो पेशेंट की एग्जामिनेशन आप मिस नहीं करेंगे कभी भी। सबसे पहले मेंटल स्टेटस, वही जैसे मैंने आपको बताया, बातें करेंगे आपको पता चल जाएगा। फीवर होगा तो कंफ्यूज होगा, इरिटेबल होगा, बात बात पे उल्टा जवाब देगा, उल्टे सवाल करेगा। हीमोडायनेमिक स्टेटस चेक करना है उसका, उसका हाइड्रेशन स्टेटस चेक करना है, उसके वार्निंग साइंस चेक करने हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, अगली नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा कि ये सब कैसे करना है। तो आर देयर एनी सिम्टम्स ऑफ प्लाज्मा लीकेज, अभी हमने बात की प्लाज्मा लीकेज की, पेशेंट में कैसे देखेंगे प्लाज्मा लीक हो रहा है, हमें क्या पता लीक हो रहा है नहीं हो रहा, ऐसी, हाँ, वो कैसी चीज़ें हैं, कैसे पता चलेगा, वो अभी हम देखते हैं। हीमोडायनेमिक स्टेटस कैसे असेस करते हैं, कोई आइडिया। स्किन का कलर कैसा हो जाएगा अगर हीमोडायनेमिकली वो स्टेबल नहीं है, पेल हो जाएगा। कोल्ड एंड वार्म एक्सट्रीमिटीज़ कैसी होंगी अगर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल होगा, ठंडा होगा पेशेंट, ठीक है। पल्स रेट कैसा होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। पल्स वॉल्यूम कैसा होगा, लो होगा। कैपिलरी रीफिल टाइम कैसा होगा, नॉर्मल होता है लेस देन 2 सेकेंड, वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर कैसा होगा, पल्स प्रेशर कैसा होगा, और पोस्चरल ड्रॉप अगर चेक करेंगे तो होगा, ठीक है। ये बहुत इजी है। डिहाइड्रेशन कैसे चेक करेंगे, स्किन ट्रिगर से चेक करेंगे, गुड, शाबाश। टंग को देख लेंगे, ठीक है। आइज़ हो जाएंगी, छोटा बच्चा है तो ये फॉन्टानेल जो है वो डिप्रेस हो जाएगा, वेरी गुड। और कोई चीज़, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो जाएंगी, ठीक है। बच्चा रोएगा तो आंसू नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी क्या शो कर रही हैं, डिहाइड्रेशन। फास्ट पल्स रेट, पुअर स्किन ट्रिगर, डिलेड कैपिलरी रीफिल, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, फॉन्टानेल संकीन हो जाएंगे, ड्राई आइज, नो टीयर्स, पोस्चरल ड्रॉप एंड लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो डिहाइड्रेशन का स्टेटस बता देंगी, ठीक है। हमने क्या देख लिया, हमने मेंटल चेंजेस देख ली, हमने हीमोडायनेमिकली उसको चेक कर लिया, हमने उसकी हाइड्रेशन स्टेटस चेक कर ली। अब आगे देखें, आगे हमने क्या चेक करना है, वार्निंग साइंस। ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। ब्लीडिंग कहाँ से हो सकती है, गम से हो सकती है, हेमेचूरिया हो सकता है, और हेमेटोमेसिस हो सकती है, एपिस्टेक्सिस हो सकती है, हेमोप्टाइसिस, ठीक है। म्यूकसल मेम्ब्रेन से ब्लीड हो सकती है, स्किन के नीचे हो सकती है, क्या कहते हैं उसको, पिटेकीज बन सकते हैं, ठीक है। एक्कीमोसिस, ठीक है, लार्ज एरिया पे हो जाए। मेलिना क्या होता है, ब्लड इन स्टूल, ठीक है। और हेमेटोचीजिया वो हो सकता है, फ्रेश ब्लड आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा सीवियर एब्डोमिनल पेन, एक्सेसिव वॉमिटिंग, और लिवर इनलार्जमेंट। डेंगू फीवर एक वायरल डिजीज़ है और ये वायरल हेपेटाइटिस करा रही है, ठीक है। वो खुद जो है वो लिवर को डैमेज कर रही है, लिवर के एंजाइम्स बढ़ जाएंगे, लिवर में प्रॉब्लम आ जाएगी, लिवर इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। आप समझ में आया। क्लिनिकल फ्लूइड एक्यूमुलेशन, अब ये फ्लूइड कहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट कौन कौन से हैं, थर्ड स्पेस कौन सी है बॉडी की, सीरस स्पेसेस, वेरी गुड। पल्मोनरी स्पेसेस है, सीरस फ्लूइड हमारा इधर आ सकता है, एब्डोमेन में, प्लूरल कैविटी। मतलब आप लोगों का कहने का मकसद है कि इसमें प्लूरल इफ्यूजन हो जाती है डेंगू में। कभी सुना था, नहीं सुना। डेंगू में असाइटिस हो गई, डेंगू में पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो गई, नहीं सुना था। इसीलिए ये चीज़ें अरेंज की गई हैं ताकि ये सुनाया जाए,
ठीक है, कि ये चीज़ें हो सकती हैं और ये चीज़ें होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट में होंगी। आपने जहन में रखना है, ज़रूरी नहीं है कि प्लूरल इफ्यूजन और असाइटिस किसी और वजह से हो, वो डेंगू से भी होता है। ठीक है, लीकेज वाला कॉज है। लेथार्जी, रेस्टलेसनेस, ये वही बिहेवियरल चेंजेस हैं लेकिन सीवियर फॉर्म में आ गई हैं। इंक्रीज्ड HCT, जब आपका प्लाज्मा बाहर चला गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में तो कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो अगर ये इंक्रीज़ हो रही है तो क्या है, ये वार्निंग साइन है। ठीक है, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। ठीक है, ईजी है और बाद में वही बात जो हमें पहले से पता है, प्लेटलेट कम हो जाएंगे। ठीक है, और पेल, कोल्ड, क्लमी स्किन, डिक्रीज यूरिन आउटपुट या पेशेंट को यूरिन ही पास नहीं हो रहा, अब वो मे बी किडनी फेलियर में ना चला जाए। अब हमने जो मेन चीज़ थी वो कवर कर लिया। अब उसमें जो टॉपिक्स के अंदर छोटी छोटी टेस्ट आए थे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कैपिलरी टेस्ट, रीफिलिंग टेस्ट, ये हमारी फिंगर है, इसको पिंच करेंगे ज़ोर से। ठीक है, कितने मिनट के लिए, 5 मिनट्स के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, और जब इसको छोड़ेंगे तो ये दोबारा पिंक हो जाएगा, दोबारा फ्लो इसमें आ जाएगा, लेस देन 2 सेकेंड। तो इस टेस्ट के लिए ये टेम्परेचर ज़रूरी है, 20 to 25। ये टॉर्निकेट टेस्ट क्या होता है और ये शो क्या करता है, इट इज़ द मार्कर ऑफ कैपिलरी फ्रेजाइलिटी। जो एंडोथेलियल डैमेज हुआ है उसकी फ्रेजाइलिटी को चेक करने के लिए ये टेस्ट है। ठीक है, कैसे करना है सर, नेक्स्ट करिएगा। बीपी अपरेटस उठाना है, पेशेंट का बीपी लेना है। बीपी लेने के बाद उसका जो मीन है वो निकाल लेना है। जैसे कि अगर 120/80 ब्लड प्रेशर आ रहा है तो उसका मीन क्या हो जाएगा, उसके बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 और 80 की 100, 100 ही हो जाएगी ना। आपने 100 तक बीपी के कफ को इन्फ्लेट रखना है। कितने मिनट के लिए, 5 मिनट्स के लिए, फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, 5 मिनट्स के बाद आप कफ खोल देंगे। कफ खोलने के बाद आप जो है वो 2 मिनट्स के वेट करेंगे और ये जो आपको पिटेकीज़ नज़र आ रहे हैं ये आप ऑब्ज़र्व करेंगे पेशेंट के क्यूबाइटल फोसा में। ठीक है, इनको काउंट करेंगे, अगर ये 10 से ज़्यादा हैं तो ये टेस्ट पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो मतलब कैपिलरी फ्रेजाइलिटी हो रही है। हमने पहले बात करी पल्स प्रेशर की, डिफरेंस ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जैसे ही डिहाइड्रेशन होगी तो ये क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। नॉर्मली कितना होता है, 120/80 हमारा ब्लड प्रेशर है, तो इसका पल्स प्रेशर कितना निकला, ठीक है 40 जो है वो निकला 120/80 में। ठीक है, तो अगर ये बढ़ जाए, बीपी हो जाए 150/80 तो क्या हो गया, फार्मूला इजी है, आपने 150 में से 80 माइनस कर देना है, तो उसमें कोई मुश्किल तो नहीं है। कितना हो गया, 70 हो गया। ठीक है, तो 70 को हम क्या कहेंगे, पल्स प्रेशर वाइड हो गया। ठीक है, अब यही ब्लड प्रेशर आ गया आपका 90/70, कितना डिफरेंस आ गया, 20 का, तो ये क्या हो गया, नैरो पल्स प्रेशर। जैसे ही हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल होगी, डिहाइड्रेशन होगी, पल्स प्रेशर नैरो हो जाएगा। बीपी आप पहले ही चेक कर चुके थे टॉर्निकेट टेस्ट के लिए, आपने सिर्फ जहन में बना लिया कि ये नैरो है या वाइड है, आपको ये उसी टेस्ट के दौरान ही पता चल गया कि पल्स प्रेशर कैसा है। अच्छा, तो मैं पिछली स्लाइडों को एक कंपाइल कर लेते हैं। हमने एग्जामिनेशन लिस्ट क्या बनाई, पेशेंट का मेंटल स्टेटस चेक किया, स्टेटस चेक किया, हीमोडायनेमिकली चेक किया, कैसे, कैपिलरी रिफिल से स्किन वगैरह देख के सारी उसकी एग्जामिनेशन करके फिर हमने क्या किया, उसका पल्स प्रेशर लिया और टॉर्निकेट टेस्ट कर लिया। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, चाहे कितना भी ओपीडी का रश हो, ये चीज़ें ईजीली हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब हम कहाँ तक पहुँच गए, हमने एसटी ले लिए, हमने एग्जामिनेशन कर लिए, हमने सीबीसी करा ली, हमने उसका हेमाटोक्रिट भी देख लिया और प्लेटलेट काउंट भी देख लिया, और इसके ऊपर हमने डायग्नोसिस ऑफ डेंगू फीवर की कर ली है कि ये सस्पेक्ट है, प्रोबेबल है या क्या है, और उसके फेजेस और हाइड्रेशन स्टेटस, अभी तक हम यहाँ पहुँच चुके हैं।